और बराबर उल्टी दिशा में जब देश धकेला जा रहा है, तब उसका सामना होना चाहिए और उसमें महिलाओं ने खुलकर सामने आना चाहिए। अब और एक रिपोर्ट एक कहता है, दूसरा रिपोर्ट दूसरा कहता है, तब समझिए कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप, जो राजनीति ही जातिवादी और सांप्रदायिक है, उसका हस्तक्षेप इसके मूलाधार में है। ये जब नजर आता है बार बार एक एक घटना से, तब हम लोगों को जनता ही जनतंत्र का सबसे पहला स्तंभ है, ये कहकर आगे बढ़ना चाहिए और उसी स्तंभ को धीमक न लगे ये देखना चाहिए। तो हर प्रकार से महिला ये क्यूम्युलेटिव इनइक्विटी जिसको हम कहेंगे वो सहन करती है और इसीलिए उन पर हमला करना लगता है सहज है। 51,000 केसेस में 22% यूपी की केसेस है। ये जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड कह रहा है तब इस पर गहराई से सोचना चाहिए। और उसमें हकीकत यही थी कि उस लड़की के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश पहले उस सामंतवादी सो कॉल्ड उच्च वर्ण के जाति के परिवार के लोगों ने की थी, लेकिन उससे वो बची रही थी और वो अपने परिवार के माँ भाई के साथ ही उस दिन जब खेत में गई थी, तब उस पर उसका एक प्रकार से खेतों में खींचकर अपहरण करके जो उस पर बलात्कार हुआ और उसको एक प्रकार से मार ही डाला। वो पूरी हकीकत साफ बताती है कि वहां 600 घरों के परिवारों के उस बुलगड़ी गांव में ये जो 15 दलित परिवार रहते आए हैं वाल्मीकि समाज के, उनके साथ इनका रिश्ता कैसे रहा है। 5 बीघा जमीन जिनको मायावती सरकार थी तब मिली थी, तो उसमें से भी 1.5 बीघा जमीन दूसरे उच्च जाति के लोगों ने छीन के ली थी जो ब्राह्मण समाज के थे। और ये ठाकुर समाज के परिवार के 4 युवाओं ने भाइयों ने जो हमला किया वो सही में एक फैटल हमला था। और उस हमले के बाद जिस प्रकार से एक एक अस्पताल में इनके साथ व्यवहार हुआ, उसमें तमाम आईपीसी फौजदारी कानून के सेक्शंस का उल्लंघन था। और उससे ज्यादा गंभीर बात कि उनका न कोई एमएलसी न कोई केस पेपर्स इनके परिवारजनों के हाथ में दिया गया और न ही सेक्सुअल असॉल्ट पर सही इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट कोई भी किसी भी अस्पताल में नहीं हुई जब तक कि उस पीड़िता ने 19 तारीख को अपनी बात नहीं बताई। और वो भी ऐसे दर्द भरी स्थिति में वो बता चुकी कि जब उन्होंने बताया तब भी उसके माँ ने कैसे वैसे सुनकर इट बिकेम अ डाइंग डिक्लेरेशन ही वो हुआ। लेकिन उसका आधार लेकर भी एक आध डॉक्टर ने एक आध इंटरव्यू में डॉक्टर मलिक ने अलीगढ़ के मतलब दूसरे अस्पताल में कुछ कहा जरूर, लेकिन उसका जिक्र पूरा सरकार के विश्लेषण में और जाहिर बयानों में नहीं आते हुए जिस प्रकार से एविडेंस यानी पुरावा जला देने की कोशिश उन्होंने की, वो बिल्कुल ही आईपीसी के 376 धारा के खिलाफ है। और उन अधिकारियों पर तत्काल आरोप लगाना ही नहीं, उनको सजा देने की जरूरत होते हुए शासन यूपी की सरकार जो मनुवादी विचारधारा को ही ज्यादा बल दे रही है, उन्होंने उनका समर्थन किया है। तो एक बाजू है उस उच्च जाति के महासभा जैसे संगठन के लोग जो हम लोग जब वहीं थे तब वहां पहुंचे और वो जा रहे थे सम्मान करने के लिए उस ठाकुर जाति के परिवार का, और उनके लिए भी कुछ मीडिया वाले अलग से खड़े थे और कुछ मीडिया वाले हमारे सबके परिवार के बयान भी ले रहे थे। लेकिन बात तो यह है कि मीडिया दोनों बाजू आजकल बिखरा हुआ है, पर स्टेट राज्य शासन उनके तमाम नुमाइंदे वहां के कलेक्टर जो कि उनके पिताजी को तत्काल बुलाकर कहते हैं कि आप कहिए कि हम संतुष्ट हैं। कैसे हो सकती है संतुष्टि जबकि उनका शव मॉर्चुरी में रखते हुए परिवार को दिखाया गया, लेकिन पीछे के दरवाजे से भगाकर उन्होंने जला दिया और परिवार जन
माथा पीटते रहे, पर अंत्य संस्कार का उनका जो अधिकार था उसको भी रफा दफा कर दिया गया। पर आज तो यूपी के संदर्भ में देखेंगे तो हिंसा इतने पैमाने पर क्यों बढ़ रही है? 51,000 केसेस में 22% यूपी की केसेस है। ये जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड कह रहा है तब इस पर गहराई से सोचना चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, उनकी पृष्ठभूमि भी देखनी चाहिए। हमारा NAPM का अधिवेशन जब गोरखपुर में हुआ था, उसे याद है कि उस समय योगी आदित्यनाथ कौन थे और उनके बारे में क्या कहा जाता था, भले वो पत्रकारिता का आधार क्यों न लेते थे। लेकिन ये निश्चित कि आज वो जब मुख्यमंत्री बन गए तब भी भगवा वस्त्रधारी ही नहीं है, केवल अयोध्या जैसे कांड के बारे में हो या किसी महिला पर बलात्कार के बारे में हो, उनकी जो सोच है वो धर्मांध और जात्यंध सोच है। और इसीलिए कई पार्टियों ने, संगठनों ने उनके इस्तीफा की मांग की है। पर दलीय राजनीति इससे झुकती नहीं है। दलीय राजनीति को झुकने के लिए यूपी में जो जन संगठनों ने अब रास्ते पर आकर हाथरस जैसी घटना और सभी घटनाओं में महिला शक्ति की साथ दी है, दलित शक्ति की साथ दी है, वही सबसे अहम बात है। क्योंकि समाज में जो मूल्यहीनता छा रही है वो भी एक हिंसा का आधार बन रही है, और हिंसा का प्रतिरोध हम अहिंसा से ही कर सकते हैं, ये हमको स्पष्ट करना चाहिए। और बराबर उल्टी दिशा में जब देश धकेला जा रहा है तब उसका सामना होना चाहिए, और उसमें महिलाओं ने खुलकर सामने आना चाहिए। अब लॉकडाउन में किसान महिला, आदिवासी महिला, श्रमिक महिला, सबके लिए कानून से जो सुरक्षा थी वो हटाकर गैर कानूनी और गैर संविधानिक तरीके से जो कंपनीकरण, बाजारीकरण, कमोडिफिकेशन, वस्तुकरण थोपा जा रहा है, उसमें महिला भी वस्तु बन गई है। तो सेकंड सेक्स ही नहीं, एक कमोडिटी बनाना महिलाओं को, और महिला ही नहीं, वैसे देखे तो पूरे इंसान को और इंसानियत को। तो इसका विरोध महिलाओं के ही द्वारा सबसे अधिक सही हो सकता है, और महिलावादी, स्त्रीवादी नजरिया ही दुनिया को बचा सकता है। न्यायपालिका की आज की स्थिति या हालत क्या है, और इसीलिए आज न्यायपालिका को भी ये बताना जरूरी है, चेतावनी देना जरूरी है कि आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जबकि डाली गई है, तब आप अगर फैसले तो सुनाएंगे लेकिन न्याय नहीं देंगे तो हम लोग जनता की अदालत में ही न्याय पा सकेंगे। और इसके लिए जनता फिर अगर प्रतिरोध करेगी, रास्ते पर आएगी, तो आप भी उनको रोक नहीं सकेंगे। देखिए, हर महिला ने एक प्रकार से शाहीन बनना चाहिए। शाहीन यानी वो आसमान में घूमती हुई घार, हिंदी में घारी बोलते हैं कि क्या, वो ऐसी पंछी, और वो शाहीनें छाई हुई थी आसमान में जब शाहीन बाग लगी थी और हम पहुंच रहे थे वहां। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि अगर एक ऐसे समाज की महिला जो अपना घूंघट बुर्खा हटाकर रास्ते पर आकर एक राष्ट्रीय, सही राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर अपनी शक्ति दिखाती है, अपनी विचारों की ताकत भी दिखाती है, वो बिल्किस दीदी के तक जाकर, तो निश्चित रूप से वो हमारे देश के लिए, हम महिलाओं के लिए एक अभिमान की बात थी। और इसीलिए ऐसी ही शाहीनें आज अलग अलग मुद्दों पर, नागरिकता के ही नहीं, नागरिक अधिकार के, मानव अधिकार के, गैर बराबरी के, खिलाफत के, और सर्वधर्म समभाव और जाति निर्मूलन के, हम लोगों ने ये मुद्दे लेकर भी महिलाओं ने उतरना चाहिए। साथ साथ अन्न सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा, सब कुछ नकारा गया है। महिलाओं में डोमेस्टिक सर्वेंट्स, महिलाओं में हॉकर्स, महिलाओं में महिला किसान। आज लॉकडाउन में सबसे बड़ा हमला महिलाओं की आजीविका पर है। अगर बैंक भी बंद हो रही है कंपनीकरण, निजीकरण के तहत, BSNL जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद हो गए हैं, तो फिर निश्चित रूप से वहां से छटनी पहली होने वाली है महिलाओं की। तो हर प्रकार से महिला ये क्यूम्युलेटिव इनइक्विटी जिसको हम कहेंगे वो सहन करती है, और इसीलिए उन पर हमला करना लगता है सहज है, पर हमें दिखाना चाहिए कि ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और इसके लिए हम महिलाओं ने, जैसे अभी महिला संगठनों ने 500 से अधिक एकत्रित होकर अगर अब हम उठे नहीं तो ये सवाल समाज के सामने खड़ा किया और खुद के भी चुनौती ले ली, वैसे ही चुनौती स्वीकार करके चुनौती देना भी करना चाहिए। हाथरस का
उदाहरण ही नहीं, ये तमाम अत्याचार के उदाहरण हमको ये बताते हैं कि हम केवल न्यायपालिका या नौकरशाही या माध्यमकर्ता या हमारे जनप्रतिनिधि लेजिस्लेचर्स, इन 4 स्तंभों के आधार पर जनतंत्र को जिंदा रखना और उस जनतंत्र में महिलाओं को प्राथमिकता और सही अवकाश मिलना, बराबरी का दर्जा और सम्मान मिलना, जिसका योगदान इतना बड़ा है घर में और द्वार में भी, तो उसको एक मूल्य केवल आर्थिक नहीं, एक सामाजिक मूल्य मानना। लेकिन ये इन स्तंभों से नहीं होता है। ये जब नजर आता है बार बार एक एक घटना से, तब हम लोगों को जनता ही जनतंत्र का सबसे पहला स्तंभ है ये कहकर आगे बढ़ना चाहिए और उसी स्तंभ को धीमक न लगे ये देखना चाहिए। वो चाहते हैं विभाजन ताकि कोई संघर्ष न हो, ताकि कोई संगठित शक्ति न हो। वो लिंग भेद, वो वर्ग भेद, वो जाति भेद, वो धर्म भेद के आधार पर हमें विभाजित रखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इन सभी भेदभाव के पार जाकर हम लोग एक सशक्त जन आंदोलनों का समन्वय बना के रखें, जिसकी पूरी कोशिश चल रही है। आज पूरे देश में 26 नवंबर संविधान दिवस पर हर श्रमिक, हर किसान, हर नागरिक, हर महिला, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक किसी भी वर्गीकरण के तहत अलग न मानते हुए हम लोगों को रास्ते पर उतर आकर कहीं से भी हमारे विचारों को अधोरेखित करना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए, सरकार को चुनौती देनी चाहिए।